हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि कभी खुशहाल तो कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी, यह ज़िंदगी की सड़क है धीरे धीरे पार होगी। आइए इसी मोटिवेशन के साथ रोज़ की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 31 करेंगे। इस क्वेश्चन का PDF इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आदमी एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वह अपने पुत्र की मदद से इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक फादर की बात हो रहा है और एक सन का। तो फादर और सन मिल करके क्या है ना कि कितना दिन में काम कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। और अगर उसका फादर अगर अकेले काम करता है, पिताजी अगर अकेले काम करते हैं तो कितना दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि इसका पुत्र जो है से कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो क्या करते हैं 1/4 - 1/7, और इसको जल्दी से घटाने के लिए क्या करते हैं 7 × 4 और 4 में से 7 घटा देंगे कितना 28/3, यानी ना 3 × 9 = 27, 1 28, यानी कि बोल सकते हैं हम कि क्या हो गया 9.1/3 दिन में क्या है उसका पुत्र है जो वो अकेले काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक में से अगर 4 घटाया जाए तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि A और B कोई दो संख्या है। ठीक है, इनका जो अनुपात दिया हुआ है 9:11 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से 4 है से घटाया जाता है तो इसका अनुपात जो हो जाता है तो कितना 7:9 हो जाता है। तो अब बताइए कि ये रेशियो का अगर अनुपातिक अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 9 में से 7 घटाइए तो कितना 2 यूनिट का अंतर हो रहा है। यहाँ 11 में से 9 घटाइएगा 2 यूनिट का अंतर हो रहा है, यानी कि दोनों जगह बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 यूनिट का अंतर हो रहा है। तो अब बताइए कि 2 यूनिट का अंतर हो रहा था कब, जब 4 घटा रहे थे, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 4। तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 4/2, यानी कि 2, 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि दोनों संख्याओं का योग की अगर बात करें तो हम इसको x के टर्म में अगर लिखें तो 11 9 कितना हो जाएगा 20x, यही योग हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 20 गुना x का वैल्यू कितना है 2, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है तो 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5 है, और इसका परिमाप जो है से 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसका जो परिमाप दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो भुजा का अनुपात जो है उसका दिया हुआ है अनुपात, देखिएगा 2:5, और दिया हुआ है 1/3, और दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको पहले भी बताए थे कि जब फ्रैक्शन में रहता है तो इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5, 3 और 5 का क्या ले लेंगे LCM। तो LCM अगर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15। तो सब में 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया कितना 3 5 और 5 दिया 15। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो अनुपात आ गया भुजा का वो कितना 3 × 6 5 और 9। ठीक है, अगर x के टर्म में अगर लिख लें तो 6x 5x और 9x आ जाएगा। अब बताइए कि ये भुजा का जो अनुपात हो गया तो देखिएगा 6x 5x और 9x हो गया, और परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग की अगर बात करें तो 6 5 11 और 9 कितना 20x का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप हो रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 110/।
20, यानी कि यहाँ से अगर कट करेंगे तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो छोटी भुजा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5.5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 5 × 25 = 2 27, यानी कि सबसे छोटी भुजा का जो लंबाई जो हो जाएगा वो हमारा 27.5 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 3 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि x + 1 और x + 2 ax³ + 3x² + bx के गुणनखंड हैं तो a और b का मान निकालिए। ठीक है, देखिए एक टर्म दिया हुआ है ax³ + 3x² + bx, एक दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो दो गुणनखंड दिया हुआ है कितना x + 1 दिया हुआ है अब x + 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो यहाँ से हम कंसीडर करते हैं कि x + 1 बराबर अगर हम 0 अगर मान लेते हैं, x + 1 बराबर अगर 0 मान लेते हैं तो x का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगर यहाँ अगर जस्ट इसी प्रकार से करते हैं तो x + 2 बराबर अगर 0 मानते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, इस x का वैल्यू और इस x का वैल्यू दोनों को बारी बारी से इसमें पुट करेंगे तो हमारा 2 इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा, और 2 इक्वेशन जब ज्ञात हो जाएगा तो हमारा a और b का हम मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अगर फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो देखिए -1 अगर पुट कीजिएगा तो -1 का क्यूब क्या -1। ठीक है, तो यहाँ पर a हो जाएगा -a हो जाएगा। अब प्लस, तो प्लस लिख दे रहे हैं 3ax², तो x का वैल्यू कितना -1, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3, अब प्लस bx है, x का वैल्यू इतना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में b हो जाएगा, यहाँ पे कितना 0, यानी कि कह सकते हैं कि a + b बराबर कितना हो जाएगा 3। इस a और b को उस साइड हम ले गए। ठीक है, यहाँ से बोल देंगे कि इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 1। चलिए अगर सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो x का वैल्यू कितना पुट करना है हमको -2 पुट करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू जब -2 पुट करेंगे तो यहाँ से दूसरा का जो इक्वेशन आ जाएगा, देखिएगा दूसरा का इक्वेशन अगर 2 का अगर क्यूब करें तो कितना हो जाएगा -8, यानी कि बोल सकते हैं कितना -8 है। और देखिए -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 × 3 = 12। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करें तो कितना है -2, तो -2 यहाँ पुट करेंगे तो कितना -2b = कितना 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर हम लोग आगे करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इस उधर ले जाएंगे तो कितना 8a + 2b = कितना 12। यहाँ से अगर 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना लिख सकते हैं 12 बराबर 2 4a + b, तो 2 से कितना बार में 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 4a + b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब बताइए, देखिएगा यहाँ 4a + b बराबर 6 है, तो a हम b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर b की अगर बात करें तो 3 - a लिख सकते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4a और b के जगह पर कितना 3a, 3 - a = कितना, यहाँ पर कितना था 6 था, तो यहाँ पे देखिए 6 लिख दिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ज्ञात करें तो 4 में से अगर 1 घट जाएगा तो कितना 3a, और ई 3 को अगर उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1। अब बताइए कि a बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर इक्वेशन 1 में अगर 1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि a बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि 4 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट रहेगा तो आप एग्जाम में जल्दी कर पाइएगा। ठीक है, तो हमको सिखाना है तो हम तो लॉन्ग में बताएंगे ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह कौन सी संख्या है जिससे 62,557 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या जो है सब पूर्ण क्या हो जाएगा घन होगी। ठीक है, देखिए 62,500
कितना है 57 है। देखिए जब भी इस टाइप का घन अगर स्क्वायर की अगर बात करें या घन की बात करें तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं ना, इस टाइप की संख्या को ये गुणनखंड करते हैं। देखिए आपको गुणनखंड कर लीजिएगा, हम जल्दी से कर दे रहे हैं। देखिए इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 47 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना। तो अब देखिए अगर यहाँ से कंसीडर कीजिएगा तो 11 का हम क्यूब लिख देंगे गुना कितना 47 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें जब देखिए बोल रहा था, यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 62,557 में को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। तो देखिए इसको घन बनने के लिए क्या 47 से भाग दे देंगे तो 47 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 11 का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी कि ये घन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस संख्या में कम से कम हमको क्या 47 से क्या करना होगा, भाग करना होगा, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, ठीक है, 47, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोल रहा है कि 1/2 ऐसे दिया हुआ है, देखिएगा 3/4 माइनस एक ब्रैकेट है 1/4 माइनस -5 -3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप लोग सब कोई बना लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, फिर भी हम बता देते हैं आपको। देखिए एग्जाम में जल्दी से करने के लिए इसके सामने सामने में लिखेंगे, उतना हॉल प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए -5 और -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट का काम आगे करना है तो -8 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि बोल सकते हैं कि 1/4 प्लस 8। यहाँ से लिख सकते हैं कि 8 चौके 32 1 33 बटा कितना 4 लिख सकते हैं। अब देखिए इतना का सॉल्यूशन जो आ गया, इतना का मेरा जो सॉल्यूशन आ गया 33/4 आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 3/4, ठीक है, माइनस 33/4। यहाँ देखिए यहाँ तक आ गया मेरा कैलकुलेशन, ठीक है। अगर देखिए 33, अगर 3 में अगर हम 33 को अगर हटा देंगे तो कितना बच जाएगा -30/4, यानी कि यहाँ पे बच रहा है जो 1/2 बच रहा है और -3/30/4 बच रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया -15/4 आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो 4 तिहाई 12 और कितना 12 3 15, यानी कि बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ जाएगा -3.3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के लिए कितना 9,075 हो जाती है। तो उसी दर से उसी राशि का उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कि देखिए कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, 7500 रुपये, ठीक है। हमारा जो रेट दो दिया हुआ है कितना 10% दिया हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो हमारा जो अमाउंट जो हो जा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मिश्र धन जो हो जा रहा है कि कितना मिश्र धन जो हो जा रहा है से 9,075 हो जा रहा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या हमको टाइम निकालना होगा कि आखिर टाइम कितना लगा होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज लग कितना रहा है भाई, ठीक है। तो देखिए 9,075 में से अगर हम 7500 अगर हटा देते हैं तो कितना बचेगा 1575 हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसी को अगर रेट की अगर बात करें तो 10% के हिसाब से यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो अब बताइए कि अगर इसी का अगर हम लोग परसेंटेज अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम रेट के लिए एक बार फिर से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं रेट के लिए। तो देखिए 1575 रुपया जो लगा हमारा, ठीक है, वो कितना 7500 पर लगा, ठीक है। और 7500 पर जब 1575 लगा तो कितना इसी का परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए क्या यहाँ से आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो इसे कितना बार में 21 बार में। यहाँ देखिए यहाँ आपको रेट दिख रहा होगा कितना 21%, यानी कि 21% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है और रेट यहाँ हमारा 10% है। तो अब बताइए कि दो तरीका का कैसे आ रहा है। आपको हम पहले भी क्या बताए थे कि जब देखिए रेट अगर 10% हो तो अगर उसका रेट जो वास्तविक जो रेट लग रहा है वो 21% लग रहा है 2 साल में, 1 साल में तो कितना लग रहा है
10%, तो हम बोल सकते हैं कि 10% के रेट से हिसाब से आपको पहले भी बताए थे कि 1 साल का 10%, 2 साल का कितना 21% और 3 साल का कितना होता है 33.1% होता है। ये आपको याद करने के लिए बोले थे, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 का जब 21 हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि टाइम जो हमारा समय जो हुआ होगा, समय जो हुआ होगा कितना 2 वर्ष हुआ होगा, ठीक है। अब इसी 2 वर्ष पे क्या करेंगे, अब हमारा साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम साधारण ब्याज ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साधारण ब्याज बराबर लिखते हैं, SI साधारण ब्याज बराबर कुछ होता है PRT/100 होता है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम लोग आगे फाइंड करते हैं तो 7500 गुना रेट कितना है 10%, ठीक है 10%, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करते हैं, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 देंगे, 750 गुना अगर 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। जो कि 7 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे वस्तु को 192 रुपया 20 पैसा अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि वस्तु को 16% कम में बेचता, तो मान लीजिए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो अपने क्या हो जाएगा 100% होता है, आपको पहले भी बताए थे। जब बताइए कि 16% कम में बेचेगा, तो अब बताइए आप ही कि 16% जब कम में बेचेगा तो कितना 84% में बेचेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 192 रुपया, इसमें क्या कर रहा है कि 192 रुपया अगर 20 पैसा अगर ज़्यादा में अगर बेचता तो इसको 15% का लाभ हो जाता, यानी कि 15% का लाभ हो जाता है। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि 115% में बेचा होगा। और इसी का देखिए ध्यान से देखिएगा तो इसी का आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ अंतर दिया हुआ है, यानी कि 115 पर बेचेगा तो 15% कब हो जाएगा, 15% का लाभ कब होगा जब 192 रुपये 20 पैसा अधिक में बेचेगा तो उसको 15% लाभ होगा। यानी कि यही दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 192, ठीक है। 115 में से 84 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31% का वैल्यू कितना 192.20, ठीक है। तो यहाँ 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 1% बराबर क्या लिख सकते हैं 192.2 बटा 31 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम ज्ञात करेंगे तो कितना बार में 6.2 बार में कटेगा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 100% बोले तो कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं 6.2 गुना कितना 100, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 620 रुपया क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 620 रुपया, ठीक है। जो कि 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। परिमाप जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर। अब देखिए समचतुर्भुज होता कैसा है। इस टाइप का समचतुर्भुज होता है, ठीक है। इसका परिमाप जो दिया हुआ है 148 है और इसमें दिया हुआ है कि एक विकर्ण जो है 24 है, ठीक है। एक विकर्ण जो है यहाँ से बोल सकते हैं कि कितना 24 है। तो अब बताइए कि इस समचतुर्भुज का जो कितना है परिमाप जो है, तो परिमाप बराबर क्या बोलते हैं भुजा गुना 4, यानी कि इसका दिया हुआ है कितना 148। तो भुजा बराबर क्या लिख देंगे 148/4। अगर यहाँ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 37, यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप समचतुर्भुज देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 24 है तो अगर ए अगर बिंदु पर क्या हो जाएगा मध्य पॉइंट हो जाएगा। तो यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये क्या देखिए ए अगर हम बेस मानते हैं तो इसको क्या मानना होगा लंब मानना होगा।
और इसको क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री का अगर कोण बना रहा है तो इस लंब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा लंब बराबर 37 का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यही रूट अंडर में हो जाएगा। देखिए अब 37 का स्क्वायर यहाँ पर निकालिएगा, एग्जाम में जल्दी से करना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 37 और प्लस अगर 12 करेंगे तो 49, और गुना क्या 37 में से 12 घटाएंगे 25, ऐसे भी बना सकते हैं। तो 7 गुना 5 यानी कि क्या बोल देंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आया, देखिएगा तो ये कितना आया 35 आया। तो अब बताइए कि दूसर का विकर्ण की अगर पूरा बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 70, यानी कि विकर्ण 1 बराबर फर्स्ट विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ था 24, और सेकेंड विकर्ण कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो अब इस समचतुर्भुज का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है, तो 24 गुना क्या लिख देंगे 70 लिख देंगे। यहाँ से अगर ज्ञात करेंगे तो 2 से कितना बार में 12, 12 84, यानी कि 840 जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 3000 का 2/3 भाग, 3000 का 2/3 भाग जो है, और 1500 का 2/5 भाग कितना अधिक है। एकदम सस्ता क्वेश्चन है। 3000 का 2/3 भाग और 1500 का 2/5 भाग, इससे कितना अधिक है, चलिए ना फाइंड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ कितना हो गया 2000 हो गया, अगर यहाँ करें तो 5 दिए कितना 300, यानी कि 600। अब देखिए कि 2000 है और 600 से 2000 कितना अधिक है, तो 1400 का है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे 1400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिन कार्य करने पर 6 मजदूर कार्य छोड़ करके चले जाते हैं, तो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 व्यक्ति किसी काम को कितना 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 दिन करने के बाद यानी कि 14 व्यक्ति कितना दिन काम करते हैं 5 दिन काम करते हैं। तो अब बताइए कि काम खत्म कितना हुआ होगा 5/18 काम तो डन हो गया होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 दिन काम जब कर लिए तो इसमें से 6 मजदूर जो है कार्य छोड़ करके चले जाते हैं, तो पहले से 14 थे, तो अब कितना बचेंगे 8 बच जाएंगे। तो अब बताइए कि यही दिन निकालना है, तो मान लीजिए कि x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ कितना काम बचा होगा, अगर टोटल काम अगर 18 था तो 5/18 जब डन हो गया था तो बचा कितना 13/18 काम अभी रिमेन में बचा है। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं हम कि 14 व्यक्ति 5 दिन में 5/18 काम को करते हैं। ठीक है, तो 8 व्यक्ति x दिन में 13/18 काम को करेंगे। यही x का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना आसान हो गया, 18 से 18 अगर कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 14 गुना 13, ठीक है, और यहाँ पे 8x हो जाएगा। 8 से इसको अगर करते हैं तो 14 गुना 13/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करेंगे तो 7 और 4 यानी कि 13×91 क्या हो जाएगा 4 बराबर इतना दिन लगेगा। अगर इसको अगर आप पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो कितना होता है 22 चौक 88 और 3 93, यानी कि 22 पूर्णांक 3/4 दिन क्या लगेगा समय लगेगा उस काम को करने में। ठीक है, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 83। ठीक है, x³ - 1/x³ बराबर वाट। ठीक है,
चलिए देखिए, सबसे पहले जब इतना दिया हुआ है तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हमारा 83 दिया हुआ है। तो अब बताइए 83 यहाँ आकर के घटेगा तो यहाँ पर 2 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना x प्लस 1/x, और इसको क्या करेंगे इधर ला करके रूट कर देंगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू बचेगा वो कितना, 83 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 81 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर इतना आ गया, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो आ गया हमारा 9 आ गया। चलिए अगर यहाँ की अगर बात करते हैं हम लोग, अगर इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो आप इसका फार्मूला जानते हैं, x³ - 1/x³ का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 9, अगर 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का चलो क्यूब कर लीजिए, ठीक है, प्लस 3 गुना कितना 9, यानी कि 9 9 9 81, 81 9 अगर करेंगे तो कितना होता है 729 प्लस क्या 9 3 27, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो 9 7 16 के 6 हाथ में 1, ठीक है, 2 दूना 4 1 5, 756 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी x³ - 1/x³ का वैल्यू की अगर बात करें तो 756 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है, ठीक है। बीना का वेतन रीना और सुनीता के वेतन के कुल वेतन का 2/3 है। यदि बीना का वेतन अगर 62,000 रुपया है तो सुनीता का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रीना का वेतन, ठीक है, रीना का वेतन का कितना बोल रहा है 24% बराबर सुनीता का वेतन, सुनीता का वेतन का 38% दिया होगा। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर रीना की अगर बात करें और सुनीता की बात करें तो क्या हम लिख देंगे 38% अनुपात 24% लिखाएगा। देखिए आपको पहले भी बताया कि जब बराबर में है तो रीना का वेतन वो वाला परसेंटेज हो जाएगा और सुनीता का वेतन का परसेंटेज वो वाला हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करें तो हमारा 19:12 क्या आ जाएगा रीना और सुनीता का वेतन का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में एक और बीना की बात कर रहा है। बीना का जो वेतन है वो रीना और सुनीता का वेतन का कुल योग का 2/3 है। तो हम बोल सकते हैं कि चलिए x के टर्म में अगर लिखें तो इन लोग दोनों का कुल वेतन कितना हो जाएगा 19 और 12 कितना हो जाएगा 31, तो 31x का 2/3। और जो इसी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो बीना का जो वेतन है वो 62,000 रुपया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि बीना का वेतन जो है सो 62,000 है, तो 62,000 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 31x गुना 2/3। अब देखिए 31 गुना अगर बोले तो 62x हो जाएगा और 62 से ये क्या कट जाएगा एक बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ x बच जाएगा और यहाँ आके क्या हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 3,000 आ गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि सुनीता का वेतन ज्ञात कीजिए। तो सुनीता का वेतन कितना है 12x है, तो बताइए कि 12x का वैल्यू कितना 3,000। तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना 12 36,000 रुपया जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सुनीता का वेतन। और अगर यही अगर रीना का अगर वेतन पूछ देता क्वेश्चन में तो 19 गुना कितना 3,000 हम लिख देते हैं, यानी कि 19 दिया 57,000 हमारा क्या हो जाता ये रीना का वेतन हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, हम एक स्टेप आगे आपको बता दिए, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा ए 36,000 बीना का वेतन, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1 + 1/x + 1
1 + 1/x+2, 1 + 1/x+3 और एक दिया हुआ है कि 1 + 1/x+4। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टर्म में दे सकता था, लेकिन एक छोटा टर्म है, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से समझते हैं। अगर इसको हम लोग अगर एलसीएम लेकर के जोड़ते हैं तो x + 1 और +1 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2/x+1 हो जाएगा। यहाँ गुना है, गुना कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे तो x + 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से करें तो कितना हो जाएगा, x + 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, x + 3 बच जाएगा। यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5, अब x प्लस यहाँ बटा में क्या है, 4। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कितना, a से ये देखिए कैंसिल हो रहा है। हमारा फाइनल में ऊपर में क्या बच गया, x + 5/x+1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई जो है 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ ऐसा कोण थीटा बनाती है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर 15/8 है, तो पतंग की कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक है, इसका डोरी है। ठीक है, डोरी का जो लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 102 मीटर, और ये जो एक थीटा बनेगा, ठीक है, थीटा बनेगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है। तो अब बताइए कि इसको p बटा क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, यानी कि अगर तो यहाँ पे हम x के टर्म में भी लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको 15x मान ले रहे हैं, इसको 8x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि जब 15x हो गया और ये 8x हो गया, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हाइपोटेनियस लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर √15x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए परपेंडिकुलर प्लस बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बोलें तो 15 है, कितना होता है, 225x स्क्वायर प्लस 8 64x स्क्वायर। अगर यहाँ से बोलें तो √289x स्क्वायर, यानी कि 17x आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो लंब आ गया ये कितना आ गया, 17x, और 17x का देखिए वैल्यू जो दिया हुआ है 102 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 17x बराबर 102, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि यही पतंग का लंबाई ज्ञात करना है। इसी को हाइट मान लिए थे, तो अब बताइए कि 15x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 × 6, यानी कि 90 मीटर पर क्या कर रही है, पतंग ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। सोलह नंबर क्वेश्चन है, देखिए उस अधिकतम आकार के वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा गया है। ठीक है, एक वृत्त है। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, इस वृत्त का जो परिधि दिया हुआ है वो 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त का परिधि आपको पता होगा क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2πr इक्वल टू कितना, 44। यहाँ से अगर बात करें तो 2 × 22/7 × r इक्वल टू कितना, 44। 22 × 44, 44 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ r का वैल्यू जो आ गया, हमारा त्रिज्या कितना आ गया, देखिए 7 आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर बात बोले तो 7 ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर इस त्रिज्या को अगर बढ़ा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, यानी कि इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ध्यान से देखिएगा तो ये व्यास नहीं है, ये इस क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर व्यास है, और व्यास का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर होता है, विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे 1/2 गुना 14 गुना 14, तो 7, अगर 14 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस वर्ग का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 459 दिया हुआ है। ठीक है, और a प्लस b का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है। ये b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आप देखिए, यहाँ से a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो बताइए दोनों तरफ हम क्यूब तो कर सकते हैं, क्यूब कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है, a प्लस b होता है, सबको फार्मूला याद है होगा, और जिनको नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे। 9 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब का हमारा क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 459 हम पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यानी 729। यहाँ से अगर बात करें तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27ab हो जाएगा। ठीक है, तो 27ab बराबर क्या हो जाएगा 459 को हम उधर 729 से क्या करेंगे घटा देंगे, 729 माइनस 459 जो हमारा कितना आ जाएगा 270 हो जाएगा। अगर 27 से 27 अगर कैंसिल कर दिए 10 बार में 270, तो ab का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ab बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर 10 हो जाएगा, सॉरी, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 16 प्रेक्षणों का एक समूह का माध्य जो है से 12 है। यदि इसमें से 6 प्रेक्षण में से प्रत्येक में से अगर 8 घटा दिया जाता है तो प्राप्त नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 16 प्रेक्षण का जो माध्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो इसमें से 6 प्रेक्षण का जो है ना तो माध्य में से 8 घटा दिया जा रहा है। तो देखिए 6 प्रेक्षण का माध्य जो हो जाएगा, 6 प्रेक्षण का माध्य में से है से 8 घटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए कि 16 प्रेक्षण का माध्य था से 12 था, तो अगर देखिए किसी भी अगर माध्य से अगर कोई भी संख्या अगर घटा दिया जाए तो जितना संख्या बचता है उतना ही का माध्य हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें से अगर 8 अगर घट रहा है तो जो नया 6 प्रेक्षण का माध्य जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 10 बच गया 10 प्रेक्षण का जो मेरा माध्य बच जाएगा वो क्या रह जाएगा 12 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 प्रेक्षण का माध्य में से 8 घटा दिया गया है तो 4 हो गया, और 10 प्रेक्षण का माध्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12। तो अब बताइए कि टोटल का अगर माध्य ज्ञात करें तो 6 प्रेक्षण का कुल योग कितना हो जाएगा। अगर यहाँ कुल की अगर बात करें तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अगर 10 प्रेक्षण का अगर कुल की अगर योग बोले तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आप प्रेक्षण का माध्य निकालने के लिए क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ का माध्य कुल योग बटा कुल संख्या, तो कुल योग क्या हो जाएगा 120 प्लस 24 बटा कुल संख्या क्या हो जाएगा 10 और 6 16, यानी कि बोल सकते हैं कि 120 और 24 जोड़ेंगे तो क्या 144 बटा 16, 16 से अगर 144 को कट करेंगे तो 9, यानी कि बोल सकते हैं कि जो नया माध्य जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी 1-1 घंटा कार्य करें तथा पहले ए को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, देखिए कोई टंकी है 2 ठो, ए है और बी 2 टंकी है। ठीक है, इसका जो भरने का जो टाइम दिया हुआ है ये 6 घंटा में भर सकता है, ये 4 घंटा में भर सकता है। तो अगर टंकी का अगर क्षमता की अगर बात करें
तो टंकी का क्षमता क्या हो जाएगा 12। अगर ए भरता है तो इतना लगेगा, 1 घंटा में इतना भरेगा, और बी अगर भरेगा तो इतना भरेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए बारी बारी से पहले ए को स्टार्ट किया जा रहा है, फिर इसके बाद बी को स्टार्ट किया जा रहा है, फिर ए को स्टार्ट किया जा रहा है, फिर बी को स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइए कि ए है से 1 घंटा में कितना भर जाएगा? ए 1 घंटा में 2 भरेगा, और बी 1 घंटा में कितना 3 भरेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि 2 घंटा में ए और बी मिल करके, ए प्लस बी मिल करके कितना भरेंगे? 5 भर देंगे। ठीक है, और टंकी का क्षमता कितना है 12। यानी कि 2 घंटा अगर और चला दें, 2 घंटा और चला दें तो 4 घंटा में कितना 10 भाग भर देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि 2 घंटा में 5 भर रहे थे दोनों मिल करके, तो 4 घंटा अगर चला दिया जाए तो 10 भर देंगे। ठीक है, देखिए 4 घंटा में 10 भर देंगे तो अभी भी बचा कितना? 10 अगर घटा देते हैं तो अभी भी 2 बचा है। ठीक है, तो अब बताइए कि 2 है से 1 घंटा में कर ही रहा था, तो फिर 2 को चला देंगे तो 2 है से क्या करेगा? 1 घंटा में भर देगा। यानी कि 4 घंटा और 1 घंटा क्या हो जाएगा? टोटल अगर समय की अगर बात करें, टोटल समय की, तो 4 घंटा और प्लस 1 घंटा कितना हो जाएगा? 5 घंटा हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि 19 का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 5 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल से 7/4 चाल से चलने के बाद किसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लेता है, तो ज्ञात करें कि वास्तविक चाल से लगने वाला समय क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि पहले वास्तविक और एक बाद का चाल है। तो वास्तविक चाल से 7/4, तो हम बोल सकते हैं कि वास्तविक 4 से अगर चल रहा था तो 7/4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले 4 के स्पीड से अगर चल रहा था तो बाद में कितना स्पीड को अपना क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? पहले 4 चल रहा था तो इसमें कितना 7/4 कर दिया, यानी कि 7 से बाद में स्पीड इसका बढ़ करके 7 हो गया। और इसी के कारण जो होता है तो 15 मिनट क्या करता है? जल्दी पहुँच जाता है, 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अब बताइए कि ये जो है हमारा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? हम आपको बताए थे कि सीधा उलट जाता है, तो 7/4 हो जाएगा। अब देखिए कि इसी का अंतर क्या हो जाएगा जो दिया हुआ है 15 मिनट का, 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि 7 अगर इसको x के टर्म में लिखें तो 7 में से अगर 4 घटा देंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो अब पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से चलता तो समय कितना लगता? तो बताइए कि वास्तविक चाल से चलता तो हमारा समय का रेशियो यही था, तो 7 गुना क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 35 मिनट। यानी कि पहले जिस चाल से चल रहा था उस चाल से अगर चलता तो 35 मिनट में उस दूरी को तय कर लेता, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग रोज़ की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 31 आज कंप्लीट कर लिए। फिर एक नई सेट की और हम लोग बढ़ेंगे अगले दिन, और एक नया सेट के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे। चलिए आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।